नमस्कार स्टूडेंट्स, मॉडर्न इंडिया के इस सीरीज के सेकंड लेक्चर को लेकर मैं विलास भार्गव आज आपके बीच फिर से आया हूँ। मॉडर्न इंडिया में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था, उसमें हमने देखा था कि बेसिक हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या थी, या हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री के कितने पार्ट्स होते हैं, इतिहास किस किस पीरियड में बटा हुआ है। ठीक है, तो हमने उसमें पीरियड समझ लिए थे, हिस्ट्री को समझ लिया था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ ली थी जैसे एडी को, बीसी को या सेंचुरी को, और हमने पीरियड देख ली थी कि किस किस पीरियड में डिवाइड है हिस्ट्री। उसके बाद हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद आए थे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री पर, और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था कि यूरोपीय कंपनी कैसे इंडिया आना स्टार्ट हुई। फर्स्ट लेक्चर के बाद आज सेकंड लेक्चर में हम लोग बेसिकली पूरा यूरोपियन जो कंपनीज है उसको देखेंगे कि कैसे कैसे इंडिया में आई और किस तरह उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और इंडिया को बाद में कैप्चर कर लिया। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो यूरोपियन कंपनीज़ हैं वो सबसे पहले उनमें कौन सी कंपनीज़ आई, तो सबसे पहले आई थी पोर्चुगीज़ या पुर्तगाली कंपनी। पोर्चुगीज़ कंपनी जब इंडिया आई तो कब आई, तो पहला आया था 1498 में, पढ़ लिया था आपने वास्को डी गामा। फिर आपने पढ़ा था कि वास्को डी गामा ही 1498 में ही क्यों आया, तो आपने पढ़ा था कि 1453 में एक जगह थी कुस्तुनतुनिया या इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपल, उस जगह पर तुर्कों ने कैप्चर कर लिया था। तो ट्रेड का जो रूट है वो बंद हो गया। ट्रेड का रूट बंद होने के बाद इन लोगों ने देखा कि अब कोई नया रूट हमें मिले, और वॉयजेस स्टार्ट हुए। वॉयजेस मतलब समुद्री खोजें। समुद्री खोजें जब स्टार्ट हो गई तो उसके बाद से ही आपने देखा कि अमेरिका की खोज हो गई थी। ठीक है, अमेरिका के बाद फिर फाइनली वास्को डी गामा पहुंच पाया कहाँ, इंडिया। फिर आपने इतना देख लिया था कि वास्को डी गामा इंडिया आ गया है, कालीकट बंदरगाह पहुंच गया था, जेमोरिन ने उसका स्वागत कर लिया था। आज उससे आगे की बात करते हैं। और यूरोपीय कंपनी कौन कौन सी आई, तो आपने पढ़ लिया था कि फर्स्ट नंबर पर आई थी पुर्तगाली या पोर्चुगीज़, सेकंड नंबर पे आई थी डच, थर्ड पर आई थी इंग्लिश या अंग्रेज, और फोर्थ नंबर पे आए थे फ्रेंच। बीच में डेनिश भी हैं लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चार ही मैन हैं। तो पुर्तगाल, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। ठीक है, ये इनका क्रम था। क्रम कई बार पूछा जाता है तो क्रम याद रखना है, PDF, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। अब हम देख लेते हैं कि पोर्चुगीज़ कंपनी में से ही स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर कौन आए, पुर्तगाली। हम लोग पढ़ रहे थे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पुर्तगाली। पोर्चुगीज़ कब आए, 1498। तो पुर्तगाली पहले ही आ गया, 1498 पढ़ लिया है। वास्को डी गामा आया 1498 में आया, और उन्होंने एक कंपनी बाद में बना ली जो ट्रेड करेगी इंडिया से। तो 1498 में आ गया पुर्तगाली। पोर्चुगीज़ के बाद सेकंड नंबर पर जो आए वो आए डच। और डच कब इंडिया आया, तो डच कंपनी 1605 में। ठीक है, ये सब एडी चल रहा है, ईसवी। थर्ड नंबर पर आए अंग्रेज या इंग्लिश, और ये इंडिया पहुंचे 1608 में। इंग्लिश के बाद फोर्थ नंबर पे आए फ्रेंच, और ये इंडिया पहुंचे सबसे लास्ट में 1667 में। पोर्चुगीज़, डच, इंग्लिश और फ्रेंच, चारों का हमें क्रम याद रखना है, डेट भी याद रखनी है। जब ये चारों कंपनियां इंडिया में आएंगी तो फर्स्ट नंबर पोर्चुगीज़ आएंगे, फिर डच आएंगे, तो पोर्चुगीज़ और डच आपस में लड़ेंगे, फिर आएंगे अंग्रेज, तो अंग्रेज और ये लड़ेंगे, और लास्ट में आएंगे फ्रेंच, तो फ्रेंच और अंग्रेज लड़ेंगे, और लास्ट में जीतेगा कौन,
अंग्रेज, और इंडिया पर रूल इनका स्टार्ट हो जाएगा। अब इन सब ने अपनी अपनी इंडिया के लिए कंपनी बनाई थी। जैसे इन्होंने सब ने नाम रखा था ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी ही, जो इंडिया से ट्रेड करती थी। अलग अलग थी, पुर्तगालियों की अलग कंपनी, अंग्रेज़ों की अलग ईस्ट इंडिया कंपनी। हम जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को जानते हैं वो बेसिकली किसकी थी? अंग्रेज़ों की। तो स्टार्ट करते हैं पोर्चुगीज़। पुर्तगाली 1498 वास्को डी गामा जैसे ही आया, तो वास्को डी गामा कहाँ पहुँचा था? तो वो आया था, हमने पढ़ा था, यूरोप से अफ्रीका के नीचे से होते हुए कहाँ पहुँचा? इंडिया। इंडिया में यहाँ पर जगह थी कालीकट। कालीकट वो आया था। तो कालीकट अभी कहाँ आती है? केरल में। उस टाइम उसे बोलते थे मालाबार। तो मालाबार क्षेत्र था, उसमें आता था कालीकट, और वहाँ पर आया 1498 में वास्को डी गामा। डेट थी 17 मई 1498। तो कालीकट बंदरगाह पहुंच गया। यहाँ के किंग थे, आपको पता है, जैमोरिन। जैमोरिन हिंदू राजा थे यहाँ के, और जैमोरिन ने उसका ठीक ठाक कहा स्वागत किया, और वो यहाँ से क्या लेके गया? तो यहाँ से सामान सारा ले गया, जिसमें मेन चीज़ थी मसाले। कई सारी चीज़ें ले गया, लेकिन मेन थे मसाले, स्पाइसेस। और स्पाइसेस लेके जब वो गया कहाँ पर? इंग्लैंड, सॉरी, कहाँ पर पहुँचा? पुर्तगाल। तो वापस जाने के बाद इसने इन मसालों को 60 गुने दाम पर बेच दिया। यहाँ से जितने ले गया था उससे 60 गुना ज़्यादा मुनाफा इसने कमाया और बेच दिया। बेचने के बाद जब बहुत सारा मुनाफा हो गया तो कहा गया कि और जाएं और ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, और लोग भी आने लगेंगे। पुर्तगालीज 2 काम के लिए मैन आए थे इंडिया में। फर्स्ट काम व्यापार तो है, दूसरा सबसे मेन काम था इनका धर्म प्रचार। पोर्चुगीज़ या पुर्तगाली का मेन व्यापार तो था ही था, दूसरा था इनका धर्म प्रचार। पोर्चुगीज़ यहाँ आके यहाँ के लोगों को ईसाई बनाने आए थे। मेन मोटिव इनका ही था कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा हमें क्या बनाना है? ईसाई बनाना है। तो यहाँ पर जब ये आए, इन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया। कुछ दिन बाद इन्होंने धर्म प्रचार और तेज स्टार्ट कर दिया, मिशनरीज आने लगी, और कहा जाता है इन्हीं के गवर्नर पोर्चुगीज़ ने कहा कि पुर्तगाली दो हाथ में दो चीज़ लेके आए थे। एक हाथ में उनकी तलवार था और दूसरे हाथ में क्रॉस था। क्रॉस मतलब ईसा मसीह वाला क्रॉस। तलवार के दम पर उनको व्यापार स्टार्ट करना था और क्रॉस के दम पर उनको यहाँ की जनता को ईसाई बनाना था। तो 1498 में आ गया वास्को डी गामा। वास्को डी गामा वापस भी चला गया, जाके पैसे कमाए, यहाँ पर रुके। वास्को डी गामा के बाद अगला फिर आया। जब वास्को डी गामा हो गया सफल, तो उसके बाद सेकंड आया, और 1500 में 2 साल बाद ही आया कैब्राल। 1500 में वास्को डी गामा के बाद अगला व्यक्ति जो आया वो आया कैब्राल। कैब्राल ने भी ज़्यादा फोकस किस पे किया था? मसाले पर। मसाले की इंपॉर्टेंस पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं, तो इसलिए कैब्राल ने भी मसाले पर फोकस किया और ये भी मसाला लेकर वापस पहुंच गया पुर्तगाल। जब ये दोनों आ गए तो वास्को डी गामा ने फिर से सोचा कि इंडिया आया जाए, और 1502 में फिर से वास्को डी गामा आया। 1502 में वास्को डी गामा जब पहुंच गया इंडिया वापस से, तो इसने कहा कि अब स्थायी कर देते हैं, मतलब हम कब तक आएंगे जाएंगे इंडिया में, तो क्यों ना यहीं पर कुछ कर लिया जाए। और 1502 में ही केरल में ही इन्होंने एक लगा दी फैक्ट्री। जगह थी कोचीन। तो पुर्तगाल में सबसे पहले यूरोपीय कौन आया? पोर्चुगीज़ आया। कौन आया उनमें? तो सबसे पहले वास्को डी गामा आया। सबसे पहले इन्होंने फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो कोचीन में लगाई। तो वास्को डी गामा फिर से आ गए वापस, और आके इस बार एक लगा दी फैक्ट्री। फैक्ट्री लगाने के बाद इन्होंने जीतना स्टार्ट किया कि यहाँ के कुछ एरिया को कब्जा कर लेते हैं और हम जीतते हैं।
पुर्तगालियों का काम एक ही होता था कि वो लूटपाट करने में या किसी को मारने में ज़्यादा परहेज नहीं करते थे। सबसे पहले तो आपको पिछले लेक्चर से ही पता है कि पहले ट्रेडर्स कौन होते थे, तो अरब लोग होते थे। इन्हीं अरब लोगों की लड़ाई हुई पुर्तगालियों से, और पुर्तगालियों ने सबसे पहले सोचा कि इन अरब को हम बाहर करते हैं, और अरब और पुर्तगाली के बीच कई झड़प हुई और फाइनली पुर्तगालियों ने अरबों को यहाँ से भगा दिया और जो उनका व्यापार था उस पर कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों ने अब अपनी फैक्ट्री भी लगा ली कोचीन में। फैक्ट्री लगाने के बाद इन्हें लगा कि क्यों ना अब कुछ नई पॉलिसी लेके आएँ। नई पॉलिसी कैसी कि यहीं पर हम फैक्ट्री की सुरक्षा कर लें, आसपास बस जाएं। तो उसके लिए ज़रूरत थी कि पुर्तगाली को चाहिए था कोई ऑफिसर। तो पुर्तगाल ने एक अपना ऑफिसर भेज दिया जिसको कहा गया गवर्नर, और पहला पुर्तगाली गवर्नर भारत में आया कब? 1505 में। पुर्तगाल ने क्या भेज दिया? गवर्नर। कब भेजा? 1505 में। इस गवर्नर का नाम था अल्मोड़ा। पूरा नाम था फ्रांसिस दी अल्मोड़ा। तो फ्रांसिस दी अल्मोड़ा या आप अल्मोड़ा से याद रख सकते हो। पुर्तगाल ने गवर्नर भेजा 1505 में जिसका नाम था अल्मोड़ा। 1505 में अल्मोड़ा जैसे ही आया, सबसे पहले इसने इस कोचीन के चारों तरफ बाउंड्री बनवा ली अपनी फैक्ट्री के, ठीक है, जिसको कहा जाता है दुर्गीकरण करवा लिया, दुर्ग बना लिया। मतलब कुछ सिपाही रख लिए और चारों तरफ से बाउंड्री करना स्टार्ट कर दिया कि हम सुरक्षा कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री की। और कोचीन का इसने क्या करा दिया? बाउंड्री करा दिया, दुर्गीकरण करा दिया। दुर्गीकरण करने के बाद इसने स्टार्ट कर दिया कि बिजनेस को अब हमें बढ़ाना है। तो बिजनेस करते कहाँ से थे? तो मेन सारा ये ट्रेड आप देख रहे हैं सबका सब किस में चल रहा है? जल में, समुद्र में। पूरा का पूरा समुद्र में चल रहा है। तो क्यों ना जो जो समुद्री ठिकाने हैं जिन पर किसी और का कब्जा है, कोई अरब बैठा है या कोई तुर्क से आए हुए लोग हैं, कोई यहाँ मिस्र, अफ्रीका में जाके मिस्र देश है उससे आए हुए लोग हैं, तो इन तीनों को इन्होंने धीरे धीरे यहाँ से हटाना शुरू कर दिया। और में 1509 में आपने पढ़े हैं कि यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी है द्वीप, ठीक है, द्वीप, दमन और दीप जो पढ़ा है उसमें से द्वीप। तो 1509 में पुर्तगालियों ने अब किसको जीत लिया? द्वीप को। द्वीप को जीतने के बाद इन्होंने कुछ दिन बाद दमन को भी जीत लिया था। तो इनके पास दमन, द्वीप आ गए, कोचीन आ गए। इतनी फैक्ट्रियाँ इन्होंने, इतनी जगह पे कब्जा अब तक कर चुके हैं। कौन? पुर्तगाली। लेकिन चल कहाँ रहा है? यहाँ से यहाँ तक इसी एरिया में चल रहे हैं पुर्तगाली। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन रहा? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा रहा 1509 तक। 1509 में दूसरा गवर्नर आया जिसका नाम था अल्बुकर्क। 1509 में 1509 में अल्बुकर्क आ गया और अल्बुकर्क रहा यहाँ तक 1515 तक। अब काम तो अपना करके चला गया था अल्मोड़ा। अच्छा, फ्रांसिस दी अल्मोड़ा जो है उसने एक पॉलिसी और अपनाई थी जिसका बोलते हैं हम ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है कि जो जो समुद्री क्षेत्र हैं मेन, ठीक है, उन सब पर पुर्तगालियों का कब्जा होना चाहिए। इसे ही कहा जाता था ब्लू वाटर पॉलिसी। मेन जो हमारे इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है, ठीक। तो हिंद महासागर में जो जो मेन जगह हैं जहाँ से ट्रेड होता है उन सब पर हमारा कब्जा हो, और उन पर उन्हें बहुत हद तक कब्जा किया भी, और इसी पॉलिसी को बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन लाया था? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के बाद हम आते हैं, अगला कौन आ गया? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को कहा जाता है रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक। तो पुर्तगालियों का वास्को डी गामा है। वास्को डी गामा के बाद आ गए
गवर्नर जनरल बन के आ गए, गवर्नर जनरल बन के आ गए अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के बाद आ गया अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को हम कहते हैं वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक का मतलब या रियल फाउंडर का मतलब इसने पुर्तगाल को स्थायी बना दिया इंडिया में, कि पुर्तगीज़ की ज़मीन के बेस को तैयार करके रख दिया कि अब पोर्चुगीज़ यहाँ से जाए ना, और उनका एक बेस बनाया किसने? अल्बुकर्क ने। इसलिए इसको कहते हैं हम वास्तविक संस्थापक। क्यों? कुछ इलाके तो इसने जीते ही, लेकिन सबसे मेन इलाका इसने जीता 1510 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1510 में अल्बुकर्क ने कौन सी चीज़ जीती? तो वो थी गोवा। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा जीत लिया। अब ये गोवा था किसके पास? ठीक, गोवा आपको पता है यहाँ। तो अल्बुकर्क ने गोवा जीत लिया, और ये गोवा था किसके पास? तो गोवा यहाँ पर पहले एक राज्य होता था जिसको कहते थे बीजापुर। ठीक, थोड़े इस तरफ कर लें। यहाँ कौन सा राज्य होता था? बीजापुर। इस बीजापुर राज्य के राजा थे आदिल शाह। तो बीजापुर के जो आदिल शाह थे उनके पास था कौन सी चीज़? गोवा। अल्बुकर्क ने गोवा पर कर लिया कब्जा। कब? 1510 में। पुर्तगाली 1510 में गोवा में बस गए, और गोवा से ये कब गए? तो गोवा से ये गए 1961 में। पुर्तगाली भारत में पहले आने वाले यूरोपीय है, और लास्ट में सबसे आखिर में जाने वाले यूरोपीय भी कौन है? पुर्तगाली। क्यों? 1510 में इनने जब गोवा लिया तो गोवा को इनने छोड़ा कब है? 1961 में जाकर। गोवा अब इनके पास क्या हो गया? इनके पास कोचीन है, इनके पास दमन और दीप है, इनके पास गोवा है। मतलब ये हमारा, जिसको हम कौन सा कहते हैं? पश्चिमी, जो हमारा पश्चिमी तट है, ये पूरा वेस्टर्न वाला, इस पूरे एरिए पर किसका कब्जा हो गया है? पुर्तगालियों का। अब 2 गवर्नर जनरल हो गए। तीसरा गवर्नर जनरल जो सबसे पहले आया था, जिसने खोज की समुद्री रास्ते की, इंडिया को दिखाया पुर्तगालियों को, उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको भी कुछ चाहिए। तो तीसरा गवर्नर जनरल बनकर आया खुद वास्को डी गामा। वास्को डी गामा अब बन गया गवर्नर जनरल। ठीक है, तीसरा नहीं, बीच में हम एक और जोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल आप कह सकते हो कौन बन के आ गया? वास्को डी गामा। क्योंकि वास्को डी गामा 1524 में बना था। ठीक है, तो नेक्स्ट गवर्नर जनरल जो इम्पोर्टेंट है वो कौन बन के आया? वास्को डी गामा, जो रहा 24 से 29 तक, 4-5 साल गवर्नर जनरल रहा। वास्को डी गामा ने कुछ काम किए, और वास्को डी गामा ने जो मेन केंद्र में रहा वो कौन सा था? गोवा। ये गोवा में बना रहा। गोवा में ये मर गया। वास्को डी गामा की मृत्यु भी कहाँ हुई? गोवा में ही। और वास्को डी गामा की कब्र भी कहाँ है? तो गोवा में ही। तो वास्को डी गामा में कभी कभी पूछ लेते हैं किस गवर्नर जनरल की हुई थी, तो वास्को डी गामा की कहाँ पर हुई थी? गोवा में। वास्को डी गामा के बाद नेक्स्ट गवर्नर जनरल नूनो। नेक्स्ट गवर्नर जनरल आया नूनो, जिसका पूरा नाम था नूनो दी कुन्हा। नूनो दी कुन्हा। नूनो दी कुन्हा को, जो हमारा अल्बुकर्क है, इसके बाद का इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल किसे कहा जाता है? नूनो दी कुन्हा को। क्यों? क्योंकि अल्बुकर्क ने किसको जीता था? गोवा को 1510 में, और नूनो दी कुन्हा ने गोवा को इम्पोर्टेंट सेंटर बनाया। क्यों? क्योंकि इसने गोवा को बनाया राजधानी। अब पुर्तगीज या पुर्तगालियों की कैपिटल क्या होने लगी? गोवा। अच्छा, इससे पहले कैपिटल कहाँ होती थी? तो इससे पहले कैपिटल कोचीन में होती थी। ठीक, जो कोचीन पहली फैक्ट्री लगाई थी वहीं पर होता था कैपिटल। लेकिन अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा बना लिया। गोवा सेंटर भी बन गया, मेन सेंटर रहा, लेकिन कैपिटल नहीं बन पाया था। कैपिटल गोवा को किसने बनवाया? तो नूनो दी
कोन्हा ने। तो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि गोवा को कैपिटल किसने बनाया, तो कोन्हा ने बनाया। गोवा को जीता किसने, अल्बुकर्क ने जीता। वास्को डी गामा कहाँ मरा, तो गोवा में मरा। पहले कौन आया, वास्को डी गामा आया। और पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो अल्मोड़ा था। ये सारे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद नन्नू दी कोन्हा ने क्या किया, ये मान लो इंडिया, ठीक है। अभी तक ये कहाँ थे, मेन जगह इनकी ये वेस्टर्न में, ठीक है। ये जो हमारा वेस्टर्न एरिया है ना, पश्चिमी हिस्सा है, इस जगह पर चल रहे थे पुर्तगाली। तो इसने कहा क्यों ना पुर्तगालियों को ईस्ट में भी ले जाया जाए, ठीक है। और कुछ जगह इसने ईस्ट में जीती, किसने, नन्नू दी कोन्हा ने। और वेस्ट में तो ये पुर्तगाली हैं, ईस्ट में भी पुर्तगाली बस गए। और ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह पुर्तगाली, और पूरी तरह से कोन्हा तक पुर्तगाली ही पुर्तगाली इंडिया में छाए रहे। तो ये था आपका पोर्चुगीज़ गवर्नर। इनके मेन सेंटर कहाँ थे, तो आपको याद रखना है, कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाई, गोवा मेन सेंटर रहा, दमन और दीप भी इन्होंने जीत लिए, और भी चीज़ें जीत ली। पुर्तगाली जब आए थे तो इंडिया के अलावा ये श्रीलंका भी चले गए, इस तरफ इंडोनेशिया चले गए, जावा, सुमात्रा, बाली द्वीप, ये सारे एरिया इन्होंने जीतना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि ब्लू वाटर पॉलिसी पता है, ये समुद्र में जो मेन जगह हैं वो सब जीतना है किसको, पुर्तगालियों को। तो ये थे पुर्तगाली। अब कुछ देख लेते हैं कि पुर्तगालियों की पूछ लेते हैं कि क्या क्या किसके टाइम स्टार्ट हुआ। तो पुर्तगालियों की देन की हम बात कर लेते हैं कुछ, पुर्तगालियों ने क्या हमें दिया, क्या दे के गए। तो पुर्तगाली बड़ी अच्छी चीज़ दे के गए। पहले नंबर तो इन्होंने दिया प्रेस, मतलब हिंदी में बोलें तो छापा खाना। पुर्तगाली आए तो आप सबको पता है इनका काम क्या था, ईसाई धर्म का प्रचार करना। ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए जो बुक्स हैं वो बांटनी थी, और उन बुक्स के वर्जन बना के बांटने थे हिंदी में और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके। तो इन्होंने क्या किया, जो ईसाई ग्रंथ थे उसको जल्दी छोटी छोटी बुक्स बनाते थे उसकी, और लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लोगों को पढ़ने के लिए दे देते थे, जिससे ईसाई बने और उसको पढ़ें। तो इसी के लिए इन्हें ज़रूरत पड़ी कि क्या बना, प्रेस खोल दो यहाँ पर, छापा खाना ले आओ, और बुक छपने लगी इंडिया में। अभी तक बुक छपने का काम नहीं होता था, पहली बार बुक छपी और प्रेस हुई किसके काम में, पुर्तगालियों। तो पुर्तगालियों की पहली देन तो हो गई प्रेस। दूसरी चीज़ ये लेके आए तम्बाकू। इंडिया में तम्बाकू की खेती किसने स्टार्ट की, पुर्तगालियों ने स्टार्ट की। इससे पहले इंडिया में तम्बाकू था ही नहीं, ठीक है। तो इंडिया में पुर्तगालियों ने तम्बाकू 1508 में स्टार्ट हो गया था इंडिया में। तम्बाकू के बाद और भी 2-3-4 चीज़ें ये लेके आए, जैसे ये लेके आए अनानास, पाइनएप्पल, ठीक है। ये लेके आए लीची की खेती, पुर्तगाली लेके आए। काजू भी कहा जाता है, पुर्तगाली लेके आए थे। तो ये मेन हो गई किन की देन है, पुर्तगालियों की। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पुर्तगाली ने क्या क्या काम किया। तो सबसे पहले वास्को डी गामा आ गया। वास्को डी गामा ने खोज की, कहाँ से आया था, समुद्री रास्ते से, और पहुंच गया था इंडिया। उसके बाद आया उसके बाद गवर्नर जनरल आने लगे, और गवर्नर जनरल आने के बाद अल्मोड़ा आया, ठीक है। अल्बुकर्क आया, गोवा को जीत लिया, और फाइनली नन्नू दी कोन्हा के टाइम तक ईस्ट और वेस्ट सब में कौन छा गए हैं, पुर्तगाली। पुर्तगाली हमें क्या दे गए, पुर्तगाली बहुत सारी चीज़ें दे गए थे। उनमें से मैंने आपके लिए अनानास हो गया, लीची हो गया, पपीता हो गया, या काजू हो गया, और तम्बाकू हो गया, और छापे खाने का या प्रिंटिंग प्रेस किसने स्टार्ट कर दी, पुर्तगालियों ने। अब पुर्तगाली ख़त्म कैसे हो गए, इंडिया से कम कैसे हो गए इनकी पावर। तो इन्हीं की गवर्नर हैं, वो क्या कहते थे कि एक हाथ में लेके आए थे क्रॉस और दूसरे हाथ में लेके आए थे तलवार। तो क्या किया इन्होंने, फिर इन इंडिया पहुंचे तो इनको दिखा गोल्ड, पैसा। तो इन्होंने एक हाथ से अपना क्रॉस छोड़ दिया, पैसे पे फोकस किया। कुछ दिन बाद तलवार भी छूटी और पैसे पे फोकस किया, और लास्ट टाइम ना क्रॉस बचा ना तलवार, अकेला पैसा बचा। और कुछ दिन बाद जब पैसा ही पैसा बचा तो फोकस कौन रह गया, ये सिर्फ किस पर फोकस करने लगे, पैसे पर। और जब दूसरी कंपनी आई जो कि थोड़ी ज़्यादा शक्तिशाली रही, उससे हार गए, और पुर्तगाली यहाँ से इनका प्रभाव हो गया धीरे धीरे कम। तो ये थे पुर्तगाली। अब सेकंड हम पढ़ते हैं किसे, डच को। तो दूसरे नंबर पे जो कंपनी आई वो कौन आए,
कौन सी यूरोपीय लोग आए? तो डच आए। डच कहाँ के रहने वाले थे? तो पता है आपको, हॉलैंड के, या अभी का नाम क्या है इनका? नीदरलैंड। तो डच हॉलैंड के रहने वाले थे या नीदरलैंड के रहने वाले थे। तो पुर्तगाल इसके बाद जो मेन कंपनी आई वो आई डच। डच ने क्या किया, 1602 में कुछ डच कंपनियां थीं, उन डच कंपनियों को इन्होंने आपस में मिला लिया और मिला के एक बड़ी सी कंपनी बना ली और इसका नाम रख दिया इसने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। तो हमें इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी से ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी जो मेन ईस्ट इंडिया कंपनी होगी वो अंग्रेज़ों का आएगी। तो इनका नाम फाइनली ये था कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड करके 1602 में कुछ कंपनियों को मिला के एक बड़ी कंपनी इन्होंने बना दी। अब इसको बनाने के बाद इन्होंने कहा अब अभियान भेजना है। ठीक है, तो 1605 में ये आए इंडिया और पहली बार जो आया उसका नाम था हेग। ठीक है, तो हेग नाम का व्यक्ति पहली बार आ गया कहाँ? इंडिया में। वादेर हेग ऐसे करके पूरा नाम है इसका। तो हेग से आप याद रख सकते हो, वादेर हेग ये नाम है पूरा। तो 1605 में हेग आया कहाँ पर? इंडिया। पहला डच। इससे पहले कार्नेलिस द हस्तमैन नाम का एक व्यक्ति था, वो भी डच से पहले चला था, लेकिन वो इंडिया नहीं आया। वो कहाँ चला गया? इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा, वहाँ गया था। कार्नेलिस द हस्तमैन करके था, वो कहाँ गया था? इंडिया ना आके सुमात्रा गया था, लेकिन यात्रा उसने स्टार्ट की थी। लेकिन फाइनली इंडिया कौन आया? तो हेग आया, है ना। 1595 में द हस्तमैन ये कहाँ पहुँचा था? तो सुमात्रा द्वीप पहुँचा था। ठीक है, लेकिन 1605 में हेग आ गया इंडिया। अब डच इंडिया पहुंच गए तो इनको क्या करना था? तो इनको लगानी थी फैक्ट्री। तो आप सबको पता है कि जो हमारा आएंगे तो इसी तरफ से भी डच ही, लेकिन जो ये वाला पूरा एरिया है कौन कब्जे करके बैठा है? पुर्तगाली। तो डचों की तो बात बनेगी नहीं, तो डच इस तरफ आ गए और इस तरफ जगह है मुसलीपट्टनम। मुसलीपट्टनम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो डच की पहली फैक्ट्री लगी मुसलीपट्टनम में। मुसलीपट्टनम किस तट पर है? तो पश्चिमी तट पर नहीं, कौन से तट पर है? पूर्वी तट पर। तो पूर्वी तट पर स्थित जगह है कौन सी? मुसलीपट्टनम, जहाँ पर डचों ने लगा दी अपनी पहली फैक्ट्री। कब लगा दी? 1605 में लगा दी। अब पहली फैक्ट्री लगाई, पहली फैक्ट्री से इन्होंने कुछ काम करना स्टार्ट किया। डचों ने देखा कि अभी तक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? मसाला था। तो डचों ने कहा कि क्या हम मसाले का ट्रेड स्टार्ट करें। लेकिन डचों ने मुसलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगा के इंडिया तो आए, लेकिन इससे पहले द हस्तमैन कहाँ चला गया था? सुमात्रा चला गया था। सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया। ठीक, इंडोनेशिया देश, यहाँ आगे चल के कौन सा देश? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया देश पहुँच गए थे। तो यहाँ पर इंडोनेशिया में डचों ने काफ़ी अच्छा अपना पकड़ बना लिया था और काम करना शुरू कर चुके थे। तो इंडोनेशिया भी गर्म जगह है और यहाँ भी मसाले अच्छे होते हैं। तो मसालों का काम इनका कहाँ से चल रहा था? इंडोनेशिया से। तो इन्होंने कहा इंडिया में किस पर फोकस किया जाए? मसालों पर तो वैसे भी पुर्तगाली ज़्यादा फोकस किए हुए थे, तो इन्होंने किस पर फोकस किया? कपड़े पर, कपड़ा। डचों ने मसाले पर फोकस नहीं किया, किस पे फोकस किया? कपड़े पर। तो डच की अगर सामान पूछें कि किसका व्यापार करते थे? कपड़े का व्यापार करते थे। और कहाँ फैक्ट्री लगाई थी? तो मुसलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगाई। इसके बाद इन्होंने क्या किया? 1610 में अपनी दूसरी फैक्ट्री लगा दी। जगह थी पुलिकट। पुलिकट कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पुलिकट झील भी है, ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं पुलिकट झील। तो पुलिकट जगह पर आंध्र प्रदेश में इन्होंने लगा दी अपनी दूसरी फैक्ट्री 1610 में। अब पुलिकट में इन्होंने फैक्ट्री लगा ली, मुसलीपट्टनम में लगा ली, एक दो जगह और इन्होंने कैप्चर कर ली। इसको करने के बाद डचों ने सोचा कि क्यों ना हम भी अपना हेड क्वार्टर बनाए, मुख्यालय। ठीक, और पुलिकट को इन्होंने अपना क्या बना दिया? मुख्यालय बना दिया, हेड क्वार्टर। क्या हो गया इनका? पुलिकट। फिर काम वही करेंगे, चारों तरफ से इन्होंने कर लिया
बाउंड्री को सेना रख ली और अपने अधिकारी को भी नियुक्त कर दिया। गवर्नर भी आने लगे इनके भी यहाँ, और पुलिकट में ये जम गए। जमने के बाद इन लोगों ने यहाँ पर करेंसी स्टार्ट की। करेंसी मतलब मुद्रा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डचों ने करेंसी स्टार्ट की, मुद्रा जो सोने की होती थी, ठीक, और उस करेंसी का नाम रखा पैगोडा। इसको याद रखेंगे, पैगोडा। पैगोडा क्या है? सोने की करेंसी है। कौन लेके आए थे? डच लोगों ने स्टार्ट की थी। कहाँ चलती थी? तो आप मान सकते हैं पुलिकट के आसपास ही चलती थी, क्योंकि ये इनका मेन क्या होता था, हेडक्वार्टर होता था। इसके बाद डचों की फैक्ट्री बढ़ती चली गई, ठीक है। डचों ने अपना फोकस पूर्वी तट पर रखा और बंगाल में जैसे कासिम बाजार और यहाँ उड़ीसा में बालासोर, ठीक, बंगाल का कासिम बाजार, उड़ीसा का बालासोर, और भी 3-4 जगह इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ लगा ली। कहाँ पर? ईस्ट में। लेकिन ईस्ट से एक तो काम चलता नहीं, तो फिर इन्होंने एक फैक्ट्री अपनी लगाई वेस्ट में भी, ठीक, वेस्ट में। कहाँ पर? सूरत, गुजरात। इस एरिया को कवर करने के बाद डचों ने इस एरिया में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। कहाँ लगा दी? सूरत में लगाई, 1616 में। लेकिन ज़्यादा फोकस इसी एरिया में रहा और ज़्यादा काम ये इसी एरिया में करते रहे। इस तरफ इन्होंने एक फैक्ट्री लगाई 1616 में सूरत में। डच लोग किसका काम करते थे? तो डच लोग मेन काम इनका होता था कपड़े का ही, ठीक। इसके अलावा ये यहाँ से चावल ले जाते थे, नमक ले जाते थे। चावल क्यों ले जाएंगे? पश्चिम बंगाल वाले एरिया में और चावल यहीं ज़्यादा होंगे, तो चावल ले जाते थे, नमक ले जाते थे यहाँ से, और कपड़े, ये सब का काम। और डच लोग अफ़ीम उगाते थे और उसको भी निर्यात करते थे। डच लोग याद रखेंगे कि मसाले पर इंडिया में इनका कोई भी फोकस नहीं था। मसाले का निर्यात डच नहीं करते थे। तो पुर्तगाली रहे और डच आ गए, दोनों में कोई झड़पें भी हुई लेकिन दोनों का व्यापार चलता रहा। इस व्यापार के चलते चलते तीसरे नंबर पे जो कंपनी आई, सबसे मेन, कौन आ गए? अंग्रेज। थर्ड पावर आ गया अंग्रेज, इंग्लिश, या इन्हीं को कहें हम ब्रिटिश, ठीक। ब्रिटिश, अंग्रेज या इंग्लिश तीसरे नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि यही रहेंगे अब इंडिया में। ये बहुत लेट आया, क्योंकि 1498 से लेकर कोई 1400 में आ गया, कोई 1500 में आ गया, ठीक है। 1500, 1510 चलते रहे हमारे डचों ने फैक्ट्री भी बना ली। बनाते टाइम काफ़ी लेट शुरुआत की किसने? अंग्रेज़ों ने। लेट शुरुआत करने के बाद भी डचों को भी, पुर्तगालियों को भी और इनके बाद आने वाले फ्रेंच को भी, सबको हराकर एक बड़ी इंडिया को कैप्चर करने में कामयाबी किसको मिली? अंग्रेज़ों को। कैसे मिल गई? क्योंकि इनके पास पावर अच्छी थी, दूसरे इनके पास नौ शक्ति जो जहाज़ें चलती थी वो अच्छी थी, तीसरे इनके पास राजा अच्छे थे, उनकी शक्ति अच्छी थी, पैसा अच्छा था, टेक्नोलॉजी अच्छी थी, कई और तो और सेना भी अच्छी थी। इन सब चीज़ों को मिलाकर, और सबसे मेन इनकी पॉलिसी सबसे अच्छी थी। जो इन्होंने पॉलिसी लेके आए, इंडिया के लिए तो ख़राब थी लेकिन खुद के लिए सबसे अच्छी पॉलिसी इनके पास थी। इन सब को लेकर अंग्रेज़ आखिरी तक सक्सेस रहे। तो अंग्रेज़ों की बात कर लेते हैं। 31 दिसंबर 1600 सबसे इम्पोर्टेंट डेट, 31 दिसंबर 1600। इस दिन इन्होंने कंपनी बनाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इकतीस दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। ये कोई नई कंपनी नहीं, जैसे डचों ने भी काम किया था बहुत सारी कंपनी को मिला के बड़ी कंपनी, वैसे ही क्या बनी? ईस्ट इंडिया कंपनी बनी।
ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने कोई साधारण बात से नहीं बनाई, इसका मैनेजमेंट बड़ा अच्छा रखा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसमें डायरेक्टर्स होते थे ना, जिनका चुनाव होता था, वो लोग ही चल के पॉलिसी डिसाइड करते थे। तो 31 दिसंबर 1600 को क्या बनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तब ब्रिटेन के राजा कौन थे? किंग नहीं थी, क्वीन थी, तो वो थी एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट ने 31 दिसंबर 1600 को मान्यता अभी दे दी किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि जाइए ईस्ट में जाकर व्यापार कीजिए। तो 1600 में कंपनी बन गई और इसके बाद इन्होंने कुछ दिन तक प्लानिंग की और फर्स्ट 1601 में इंडोनेशिया की तरफ भी निकले। तो 1601 की बात कर लेते हैं। 1601 में इन कंपनी के जहाज भी कहाँ पहुँचे? इंडोनेशिया देश पहुँचे। इंडिया भी नहीं आए। कहाँ चले गए ये लोग भी? इंडोनेशिया पर कब्जा करना पहला सोचा, क्योंकि डचों ने वहाँ काफ़ी अच्छा काम किया था और मसाले का व्यापार वहाँ से करते थे। ये भी मसालों के लिए इम्पोर्टेंट था, तो इन्होंने भी कहाँ फोकस किया पहले? 1601 में इंडोनेशिया आ गए इनके कई सारे जहाज। इंडोनेशिया के बाद अब इन्होंने देखा कि इंडिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इंडिया भेजते हैं। तो 31 दिसंबर 1600 को क्या बनी है? ईस्ट इंडिया कंपनी। किसने मान्यता दे दी इसको? एलिजाबेथ ने। एलिजाबेथ ने कहा आप ईस्ट में जाइए और व्यापार कीजिए। और कब तक व्यापार कीजिए? तो 15 वर्षों के लिए इनको क्या दिया? 15 ईयर्स का एक चार्टर जारी किया। चार्टर को हिंदी में आप बोल सकते हो आदेश पत्र। एक आदेश दिया एलिजाबेथ ने, एक आदेश पत्र जारी किया जिसको कहा गया चार्टर। कुछ रूल्स कि ये लीजिए 15 वर्षों तक केवल आप ही जाइए और इस तरफ हम दूसरी कंपनी को नहीं भेजेंगे, आप जाइए और 15 साल तक व्यापार कीजिए। तो ठीक है, 1600 में ये निकल गए, पहले 1600 में बन गए, 1601 में इंडोनेशिया भी आ गए। लेकिन अब बारी थी इंडिया की। 1608 में 1608 में सबसे पहले आए कैप्टन हॉकिंस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से आने वाला पहला अंग्रेज, इंग्लैंड से आने वाला, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से आने वाला समुद्री रास्ते से आ रहा है, वो कौन है? कैप्टन हॉकिंस। कैसे याद रखेंगे कि पहली बार आया, जहाज़ से आया, तो हॉकिंस से याद रख लेना, कुकर से याद रख लेना, कुकर सीटी बजाते हुए आया ऐसे याद रख लेना, जैसे भी रखना है। 1608 में कौन आ गया? कैप्टन हॉकिंस, पहला अंग्रेज। कैप्टन हॉकिंस जहाज़ से आया, उस जहाज़ का नाम था हेक्टर। इसकी शिप का नाम क्या था? हेक्टर। हेक्टर नामक जहाज़ से कैप्टन हॉकिंस कहाँ आ गया? इंडिया आ गया। अब इंडिया आने के बाद कैप्टन हॉकिंस जब आया तो इंडिया में किसका टाइम चल रहा था? तो इंडिया में इस टाइम थे राजा जहांगीर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर और अकबर का जहांगीर। जहांगीर पहुँचे कहाँ पर? जहांगीर के पास पहुँचा कौन? कैप्टन हॉकिंस। लेकिन कैप्टन हॉकिंस जब चला था वहाँ से, तो तब तक ये था कि इंडिया में राज किसका चल रहा है? तो इंडिया में राज चल रहा है किसका? अकबर का। ठीक है, 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी, लेकिन ये चले थे तब इन्हें यही पता था कि अकबर का राज है। तो ये किसके नाम से संदेश लाए थे कैप्टन हॉकिंस? अकबर के नाम से संदेश लेकर आए थे। कैप्टन हॉकिंस चले वहाँ से एक संदेश लिख कर लाए थे, किसके नाम पर? अकबर के नाम पर। जाके पहुँचे तो कौन बैठ गए थे? जहांगीर। अकबर ऊपर पहुँच गए थे। तो जाके जहांगीर से मिला कैप्टन हॉकिंस, लेकिन किससे मिलने आया था? अकबर से मिलने आया था। मिला किससे? जहांगीर से मिला। जहांगीर से मिलने के बाद इसने कहा, जहांगीर ने कहा क्या चाहिए? तो इसने कहा कुछ परमिशन चाहिए, हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं? ट्रेड, व्यापार करना चाहते हैं। जहांगीर को लाकर इसने कुछ गिफ्ट दे दिए, कई सारे गिफ्ट लाया था वहाँ से। उसमें चश्मा भी था। जहांगीर ने कभी चश्मा वगैरह देखा नहीं था, खुश हो गया वो कि ये क्या नई चीज़ मिली है, और उससे जहांगीर हो गए खुश। खुश होने के बाद जहांगीर ने कहा आपको हम इंग्लिश खान का टाइटल देते हैं, इंग्लिश खान। जहांगीर ने
इंग्लिश खान का टाइटल दिया, किसे दिया? हॉकिंस को दिया। जहांगीर ने इसे एक और टाइटल दिया, 400 मनसब प्रदान किए। मनसब क्या है? तो आप मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे मनसब प्रणाली, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री में आप मनसब प्रणाली की हम लोग बात करेंगे, उसमें डिटेल से मनसब प्रणाली को पढ़ेंगे। आप अभी एक तरह से ये मान सकते हो कि एक तरह का ये टाइटल है, सैन्य उपाधि है मनसब, इस तरह से मान सकते हो। तो जैसे मान लो मनसब, शॉर्ट में समझ लो कि मनसब जो है चला आता था टाइम से, ठीक है। मुग़ल राजा इसे देते थे। मनसब मतलब जैसे आपने दे दिया 400 मनसब, तो इसके पास सैनिक होंगे, घोड़े होंगे, 400 के घोड़े होंगे और इसकी औहदा होगा। किसी का 5000 मनसब है तो इसके नीचे उतने सैनिक काम करते थे और बहुत सारा काम इसमें चलता था। बाद में ये मनसब एक तरह से टाइटल बन गए थे कि जिसका जितना बड़ा मनसब उसकी उतना बड़ा टाइटल और उसकी उतनी बड़ी पदवी होने लगी थी। तो इस तरह अभी जो हम मनसब मान रहे हैं इसको आप मान लो कि क्या है, एक तरह का टाइटल है। तो 400 मनसब का इसको टाइटल प्रदान किया और एक टाइटल क्या दिया? इंग्लिश खान। किसको दिया? कैप्टन हॉकिंस को। किसने दिया? जहांगीर ने दिया। कब दिया? तो 1608 में। 1608 में ही कैप्टन हॉकिंस ने इससे परमिशन ले ली और पहली फैक्ट्री की परमिशन मांगी गई। कहाँ पर? सूरत में। पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई अंग्रेज़ों ने? सूरत में। कैप्टन हॉकिंस ने पहली फैक्ट्री की परमिशन कहाँ पर ली? सूरत में ली, गुजरात में, अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री। लेकिन ये परमिशन कब मिली? 1610-11 से इसका काम स्टार्ट हो गया। लेकिन जहांगीर कुछ दिन बाद चिढ़ गया। पुर्तगाली जो थे वो तो भर ही रहे थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, ठीक है। डच भी परेशान थे और जहांगीर भी। कुछ दिन बाद इसने कहा कि फैक्ट्री नहीं बनाने दे रहे हैं। तो पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगी? सूरत में, लेकिन ये चालू नहीं हो पाई। तो दूसरी फैक्ट्री तब तक इन्होंने स्टार्ट कर ली मछलीपट्टनम में। तब तक दूसरी फैक्ट्री से काम चलाते हैं। तो दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्टार्ट कर ली इन्होंने? मछलीपट्टनम में। पहली फैक्ट्री पूछेंगे तो सूरत ही लगाना है, लेकिन वो चालू नहीं हुई थी। चालू कौन सी हुई? मछलीपट्टनम वाली। 1613 में जाकर सूरत की फैक्ट्री इनकी स्टार्ट हुई। तो दो जगह इनकी फैक्ट्री स्टार्ट हो गई। 1611 में इन्होंने कहाँ पर लगा ली थी अपनी फैक्ट्री? मछलीपट्टनम में। और ये वाली फैक्ट्री शुरू कब हुई थी? तो 1613 में हुई थी शुरू, ठीक। काम करना शुरू 1613 में किया था, लेकिन 1608 में ही परमिशन मिल गई थी, बन भी गई थी। इसलिए पहली फैक्ट्री हम किसको मानते हैं? सूरत को ही मानेंगे। 1613 से सूरत की फैक्ट्री ने काम शुरू कर दिया और कैप्टन हॉकिंस आ गए। इसके आगे अगला अंग्रेज आएगा हमारा कैप्टन हॉकिंस के बाद सर टॉमस रो, और फिर अंग्रेज़ धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो इसके बाद का नेक्स्ट क्लास हम ब्रिटेन की अगले पार्ट में पढ़ेंगे।